गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान द्वितीय पाठ 10 तरंग प्रकाश की में आज का हमारा टॉपिक यंग के प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का निर्धारण। आज हम यंग के प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का निर्धारण करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चित्र को समझेंगे। तो ये है आपका चित्र। इस चित्र में आपको एक बिंदु S दिखाया गया है। इससे कुछ दूरी पर एक द्वि स्लिट जिसे द्विझिर्री भी कहते हैं वो रखी गई है, जिसे S1 और S2 से प्रदर्शित किया गया है। इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा लिया गया है। अब यह जो हमारा तरंग स्रोत S है, इससे लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित होगा जो कि द्विस्लिट पर आकर पड़ेगा, और यह द्विस्लिट हमारी तरंगाग्र पर स्थित है। और हम जानते हैं तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंगिका का उत्सर्जन करते हैं, जिससे यहाँ से एक नई तरंग निकलेगी जो कि बिंदु O पर जाएगी। जब S1 से उत्सर्जित कोई तरंगिका O पर पहुँचती है, उतने ही समय में S2 से उत्सर्जित तरंगिका O पर पहुँच जाती है, जिससे इनमें किसी भी प्रकार का कोई पथांतर नहीं आता है। पथांतर मतलब पथों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। यह समान दूरी तय कर O पर पहुँचती हैं और यहाँ पर एक चमकीली फ्रिंज का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या फिर शून्य क्रम फ्रिंज कहते हैं। इस बिंदु O से पर्दे पर एक अन्य बिंदु P लिया गया है, जिसकी O से दूरी xm दर्शाई गई है। xm यहाँ पर फ्रिंज क्रमांक को दर्शाता है। अब इस P पर भी S1 S2 जो द्विस्लिट है वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा और S1 से ही तरंगिका चलकर P पर पहुँचेगी। जितने समय में S1 से चलकर तरंगिका P पर पहुँचती है, यहाँ पर वह समय S2 से P तक आने में बढ़ जाता है, क्योंकि S2 से P की दूरी अधिक हो जाती है, अर्थात इसमें पथांतर होगा। इसी पथांतर को हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, फिर फ्रिंज की चौड़ाई का निर्धारण करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले S1 से एक लंब डालेंगे S2 पर। तो S1 से S2 पर जो लंब होगा उसका नाम रखा जाएगा S1A। यहाँ पर एक हमें देखेंगे तो एक त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज मिल रहा है S1A S2, और एक अन्य बड़ा त्रिभुज हमें मिल रहा है, समकोण त्रिभुज COP। इसके माध्यम से हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। आइए इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है, माना प्रकाश स्रोत S तरंग दैर्ध्य लैम्डा के एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। इस प्रकाश का स्रोत S से एक निश्चित दूरी पर एक द्विस्लिट इस प्रकार रखी हुई है कि इसे S1 तथा S2 की दूरियां समान हैं। S1 तथा S2 एक तरंगाग्र पर स्थित है, अतः ये नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जहां से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु O पर समान दूरी तय कर पहुंचती हैं, जिससे डेल्टा x यहाँ पथांतर को दर्शाया गया है। तो डेल्टा x बराबर 0 है, क्योंकि समान दूरी तय कर पहुँच रही हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर, पथ में अंतर नहीं होगा। डेल्टा x बराबर 0 हो जाने से O बिंदु पर, कहाँ पर, O बिंदु पर एक चमकीली फ्रिंज बनती है, जिसे केंद्र दीप्त फ्रिंज अथवा शून्य क्रम फ्रिंज कहते हैं। पर्दे पर एक अन्य बिंदु P लिया गया है, जिस पर बनने वाली फ्रिंज की प्रकृति बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच के पथांतर पर निर्भर करेगी। यहाँ पर मार्ग में अंतर आया है। माना द्विस्लिट की चौड़ाई d तथा द्विस्लिट से पर्दे तक की जो दूरी है वो क्या है, D है। इसे हम चित्र में भी दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जो हमने द्विस्लिट ली है S1 S2, इसकी दूरी क्या है, d है, और इसी द्विस्लिट S1 S2 से पर्दे तक की जो दूरी है वो क्या है, D है। अब हम डेरिवेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, जो मैंने बताए हैं आपको, S1A S2 समकोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज COP। हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। वैसे ही दोनों त्रिभुजों में हमने कर्ण को पहचाना है। इसमें छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण क्या होगा हमारा, S1 S2, और बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा, C और P। अब जो कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज S1A S2 समरूप त्रिभुज COP में। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं में अनुपात होता है। इनके अनुपात को हम लिखेंगे, इधर हमने लिया है लंब बटे लंब। दोनों त्रिभुजों के पहले हम लंब को लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले छोटे त्रिभुज में S1A S2, तो यहाँ पर हम लंब की भुजा क्या हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पर भुजा का नाम क्या हो जाएगा, S2A। तो हमने यहाँ लिख लिया S2A बटे OP। बड़े त्रिभुज में देखेंगे तो बड़े त्रिभुज के लिए लंब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण बनना है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है, देखिए OP है, ये हमारा लंब होगा। हमने लिख लिया OP बराबर
अब हम फिर से यहाँ से कर्ण में निकालेंगे। तो कर्ण के लिए हमने बताया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर इस कोण ए के लिए जो कर्ण है वो क्या है, S1 S2। तो हमने यहाँ S1 S2 लिख लिया। उसके बाद बड़े त्रिभुज में भी यहाँ पर O बिंदु पर समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा है हमारी CP अतः यह कर्ण होगी। तो हमने यहाँ पर CP लिख लिया। इसे समीकरण 1 बना देंगे। अब देखेंगे चित्र में, यदि ये जो हमारा थीटा कोण है COP में जो थीटा कोण है इसे हम बहुत अल्प कर दें, अल्प करने से जो हमारा बिंदु P होगा वो क्या होगा, ऐसे खिसक कर O के समीप आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा और O के पास में हो जाएगा। तो यदि थीटा अत्यंत अल्प हो तो बिंदु P, जो हमारा बिंदु P है वो O के अत्यंत समीप होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जब P O के अत्यंत समीप होगा तो जो दूरी हमने मापी है C से O की, वही दूरी क्या हो जाएगी, C P के बराबर हो जाएगी। अतः यहाँ हम लिख रहे हैं CP लगभग बराबर CO के। तो पहले समीकरण में जहाँ पर हमने CP रखा था उस जगह पर अब CP का मान क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो S2A अपॉन OP बराबर S1 S2 बटे CO हो जाएगा। अब हम चित्र से इस समीकरण में सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पथांतर क्या बताया गया था आपको, S2A पथांतर जिसे डेल्टा x से दर्शा रहे थे। तो सबसे पहले S2A का मान रखेंगे। तो S2A का मान क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। बटे में आते हैं, यहाँ पर OP है, OP को देखेंगे तो OP क्या है, फ्रिंज क्रमांक है, उसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर XM है, हमने यहाँ पर लिख लिया XM हो गया। इसके बाद में S1 S2 के मान को चित्र में देखते हैं। तो S1 S2 के मान को हमने क्या बताया था, S1 S2 की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल d से दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है स्मॉल d से। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है CO, और CO की जो दूरी है वो द्विस्लिट से पर्दे तक की दूरी है, और द्विस्लिट से पर्दे तक की जो दूरी है उसे हमने कैपिटल D से दर्शाया हुआ है। तो CO का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल D। अब यहाँ से हम त्रिया गुणा कर डेल्टा x का मान निकालेंगे। तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा XM गुणे D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D से समीकरण 2 बना देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन, जब हम डीप डिफरेंशियल निकालेंगे तो इनका पथांतर क्या हो रहा था, डेल्टा x बराबर m लैम्डा। m यहाँ पर क्या है, फ्रिंज का क्रमांक है और लैम्डा उसकी तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर डेल्टा x का जो हमने मान निकाला वो समीकरण 2 से ला के यहाँ रखेंगे। तो XMD अपॉन कैपिटल D बराबर m लैम्डा। यहाँ से हमको फ्रिंज क्रमांक का मान चाहिए, इसलिए हम XM का मान निकालेंगे। तो XM बराबर m ब्रैकेट में हो जाएगा D लैम्डा अपॉन D। अब द्वितीय शर्त होगी जिसमें हम अदीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करेंगे मान को। तो डेल्टा x पहले पथांतर देख लेते हैं। तो डेल्टा x बराबर 2m-1 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। डेल्टा x का मान समीकरण 2 से ला के फिर यहाँ रखा जाएगा। तो XMD अपॉन कैपिटल D बराबर 2m-1 लैम्डा अपॉन 2। यहाँ से भी हमको XM का मान चाहिए। तो XM बराबर 2m-1 अपॉन 2 D लैम्डा अपॉन D। ये त्रिया गुणा के माध्यम से हल किया गया है। या फिर यहाँ से हम 2m-1 अपॉन 2 को अलग अलग करके जब लिखेंगे तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो शेष समीकरण हमें मिलेगी XM बराबर m-1 अपॉन 2 D लैम्डा बटे स्मॉल d।